Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 2, ecosystem, and today I will deliver its 6th lecture. So my dear students, let's recap what we did in the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. How do abiotic factors depend upon biotic factors? प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का कनेक्शन पढ़ा था, हाउ दे कनेक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन देम. सो क्विकली थिंक कि दोनों डिपेंड कैसे करते हैं एक दूसरे के ऊपर. वेरी गुड. नाउ टेल मी हाउ डू बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड अपॉन एबायोटिक फैक्टर्स. अभी हमने एबायोटिक फैक्टर्स की डिपेंडेंसी पढ़ी थी बायोटिक फैक्टर्स पे. अब लाइफ कैसे डिपेंड करती है नॉन लिविंग थिंग्स पे, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स कैसे एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. क्विकली थिंक एंड टेल मी. वेरी गुड. हाउ डू एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स मेक एन इकोसिस्टम बैलेंस. बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है ये कैसे एक इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं. क्विकली थिंक एंड टेल. एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम वो होता है जहां पर हर चीज जो है वो मॉडरेट फॉर्म में होती है. अगर तमाम एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो मॉडरेट होंगे, लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, एयर एंड वाटर, इफ दे आर मॉडरेट, तो ऐसा इकोसिस्टम जो है वो मैक्सिमम लाइफ को या बायोटिक फैक्टर्स को सपोर्ट करता है. एंड सच इकोसिस्टम्स आर फॉर लॉन्गर पीरियड, और वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइफ को सपोर्ट करते हैं. एंड दैट्स हाउ दे बिकम अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम बायोटिक वर्सेस एबायोटिक फैक्टर्स को कॉन्स्टेंटली जो है वो स्टडी कर रहे हैं. आप लोगों को पता है कि बायोटिक मींस लाइफ, वेयर एज एबायोटिक मींस विदाउट लाइफ, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो हम नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक अप एन इकोसिस्टम. एंड इन द नेक्स्ट थिंग हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. सो जो आपके लिविंग फैक्टर्स या बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. वेयर एज द एबायोटिक फैक्टर्स विच आर नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम सच एज सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल, एंड व्हेन दे इंटरैक्ट दे मेक अप अ ecosystem. And if they are in moderate condition, everything is moderate, then that ecosystem is a balanced ecosystem. So my dear students, let's start today's lecture with an activity. So what you need to do is, now you will see a picture on your screen. What you need to do is look at the ecosystem below and find resources on which organisms depend upon. आपको यहाँ बहुत सारे organisms नजर आ रहे हैं, तो आपको बताना क्या ये है कि वो कौन से resources हैं जिनके ऊपर ये depend कर रहे हैं. For example, you can see zebras, you see a cheetah, elephant, hyenas, then you see termites, vultures. तो ये कौन कौन से resources हैं? Think and tell me कि ये किस किस के ऊपर जो है वो कैसे depend कर रहे हैं. Very good. ये some animals eat the plants, some they are called consumers, primary consumers, and then comes the animals which eat the other animals. So they are called secondary consumers, which are carnivores. So इस तरीके से जो है ये एक chain बन जाती है, and plants and animals interact with each other. So my dear students, in today's lesson you will learn about interaction between plants and animals to create a balanced इकोसिस्टम. तो आपको एक बैलेंस इकोसिस्टम जो है वो कैसे बनता है प्लांट्स और एनिमल्स की इंटरेक्शन से, ये हमें आज पढ़ना है. आज हम सेकंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की इंटरेक्शन पढ़ी थी. आज हम जो एनिमल्स हैं, इनके जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं उनको खाते हैं एनिमल्स. इन रिटर्न एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि प्लांट्स को ब्रीदिंग के लिए ज़रूरत होती है. और इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दे इंटरैक्ट विद ईच अदर टू मेक अप अ बैलेंस इकोसिस्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी तरह की इंटरैक्शंस पाई जाती हैं? लेट्स हैव अ लुक. एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर शेल्टर एंड फूड. इंटरैक्शंस इज इन 3 फॉर्म्स: कमेंसलिज्म, एंटागोनिज्म एंड म्यूचुअलिज्म. एंटागोनिज्म को एनिमलिज्म भी कहा जाता है. सो प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शंस कितनी तरह की हैं? अगेन
रीड आफ्टर मी, कमेंसलिज्म, एंटागोनिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। अब ये किस किस तरह की इंटरेक्शंस हैं इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 30 इन योर साइंस 4 बुक्स। I hope everybody has opened the page. So my dear students, plants and animal interactions. Any relationship between animals and plants is termed as plant-animal interaction. In general, plants provide shelter and food to animals. These interactions, however, are not so simple. They have following forms. तो कौन-कौन सी इनकी forms है? सबसे पहले जो form है इसकी commensalism है. Let's read about it. Commensalism. Commensalism is an interaction between two organisms in which one member benefits from the other but the other remains unaffected. So my dear students, ये एक ऐसा relationship है plants और animals के दरमियान में जिसमें से किसी एक, यानी कि अगर दो चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक फ्रॉग और प्लांट नजर आ रहा है, तो इसमें ये जो फ्रॉग है ये शेल्टर ले रहा है प्लांट से, या ये इसको फूड के लिए जो है वो कंज्यूम कर रहा है। फ्रॉग सीक्स शेल्टर, ये यहाँ पे शेल्टर ले रहा है प्लांट से, तो इसको तो फायदा हो रहा है, फ्रॉग को प्लांट से फायदा हो रहा है, बट इन रिटर्न प्लांट जो है वो अनहार्म्ड है, अनइफेक्टेड है, ना उसको कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म कहते हैं। सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच ओनली वन organism is benefited is called and other remains unaffected and unharmed is called commensalism. Very good. So my dear students, commensalism is interaction in which one member is benefited and other is unaffected. So the examples are here, you can see a whale, और whale के ऊपर आपको different जो है वो sea shells नजर आ रहे हैं, और ये सी शेल्स जो है ये क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसफर करती हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर जो है वो स्नेल्स होते हैं, तो ये इसको ट्रांसफर करती है, ये ट्रांसपोर्ट का बाइस बनती है, एंड द व्हेल रिमेन्स अनअफेक्टेड, और जो सी शेल्स या स्नेल्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है। सो इस तरीके से सी शेल्स बेनिफिट हो रहे हैं एंड व्हेल रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनहार्म्ड। सो दिस इज कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई एंड प्लांट. But this is not an example of commensalism. This is an example of mutualism. ये हम आगे जाके explain करेंगे. By mistake, this picture is here. Next is you can see a sucker fish and a shark. अब इसमें क्या होता है कि सकर फिश जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है अपने आप को, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो शार्क को यूज करती है और इसके ऊपर अटैच कर लेती है अपने आप को। द सकर फिश गेट्स द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेयर एज द शार्क रिमेन्स अनअफेक्टेड। सो दिस रिलेशनशिप और दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज एंटागोनिज्म। ये सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स और एनिमल्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैम. In antagonism, one member, animals mostly, gets benefits and the other, plants mostly, is harmed. Animal consumes plants as food. Through this interaction, energy flow becomes activated. So my dear students, antagonism जो है ये second type of interaction है between the biotic life या biotic factors के दरमियान में। ये किसी भी चीज के दरमियान में पाया जा सकता है. It could be between two plants, or it could be between plant and animal, or it could be between two animals. So इस interaction में क्या होता है कि कोई एक member जो है it gets the benefit while the other member is harmed or is not benefited, बल्कि उसको जो है वो नुकसान पहुंचता है. तो इस तरह के रिलेशनशिप को जिसमें सिर्फ एक को बेनिफिट हो और दूसरे को नुकसान पहुंचे is called antagonism. So the examples are locust eating plant. लोकस जो है ये टिड्डा होता है एक, और ये प्लांट्स को खा लेता है, तो ये तो फूड कंज्यूम कर लेता है, एनर्जी इसको मिल जाती है, लेकिन ये प्लांट्स को उनकी हेल्थ को खराब करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एंटागोनिज्म. Flea beetles eat leaves, making holes in them. अब flea beetles जो है for their food they consume the plant leaves, और इस तरीके से ये plant leaves जो है उनको destroy करते हैं, plants को खराब कर देते हैं, उनकी health को खराब करते हैं, whereas they get the benefit, यानी कि उनको food मिल जाता है. तो such type of interaction is called antagonism. Next is cabbage maggot sticks to cabbage, make tunnels in roots and kills the plants either directly or by providing path for other pathogens.
अब जो कैबेज मैगट है ये क्या करता है, इट स्टिक्स टू द कैबेज, ये उसके लीव्स को भी खराब कर देता है या उसके अंदर ऐसी टनल्स बना देता है जिसकी वजह से दूसरे पैथोजेंस जो है या माइक्रोब्स जो है वो उसके अंदर एंटर हो जाते हैं कैबेज के अंदर और वो उस प्लांट को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो है यू कैन सी के जो मैगट है उसको तो फायदा हो रहा है, उसको वो फूड के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहा है, वेयर एज द कैबेज प्लांट इज अफेक्टेड एंड हार्म्ड। सो सच टाइप ऑफ interaction again is called antagonism. So let's again have a look at antagonism, interaction in which only one member is benefited while the other is harmed is called antagonism. The example here you can see beetles eating leaves and here you can see एक पूरी picture है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि cows are eating the grass. अब cows are benefited because they are eating the grass, लेकिन there are very small insects which live inside the grass. अब उनका जो shelter है वो खराब हो जाता है when cows eat the grass और they get directly attacked by different birds which feed on the insects. तो इस तरीके से ये भी antagonism है, only the cows are getting benefit while whereas the insects which are living inside the grass they are harmed. So next and last interaction between the biotic factors is called mutualism. Let's discuss about it. Mutualism is an interaction in which both members are benefited, such as pollination and seed dispersal. In pollination, animals, insects mostly visit flowers for nectar and pollen. Some pollens get attached to their bodies, which are then transferred to other plants. Similarly, lightweight seeds are dispersed. So my dear students, अब last interaction जो है this interaction is called mutualism और इसमें दोनों जो members हैं उनको interaction के दौरान जो है वो फायदा होता है और इसकी सबसे बेहतर example जो है वो है when different insects visit a flower. तो वो flower से nectar ले लेते हैं whereas when they sit on the flower their pollens get attached to the feet of the insect and when they fly from one flower to another तो वो they drop the pollens there and this is how pollination occur, cross pollination occur होती है और seed dispersal भी होती है इसी तरीके से. So here you can see milkweed plant provides food and shelter to the ants whereas ants protect the plant against browsing animals. अब एक milkweed plant होता है वो food और shelter provide करता है ants को और ants in return milkweed को क्या देती हैं, कोई भी जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रक्शन का बाइस बनते हैं प्लांट की, ये उनको जो है वो खत्म कर देते हैं, उनसे जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. सो दिस इज अ म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन द टू. Let's look at the other examples of mutualism. Interaction in which both members are benefited is called mutualism. Mutual interaction. Here you can see the ant living on a tree bark. ये जो है वो locust को sting कर रही है या उसको मार रही है to destroy the plant. So this is how the plant is providing food to the ant, whereas जो कोई ऐसा browsing animal है जो कि plant को खतरा है, ये उनको जो है वो destroy कर देती है. Here again you can see ants are destroying the browsing animals. So this is a mutual interaction and this is called mutualism. So balance in ecosystem. Ecosystem में इन इंटरैक्शन से कैसे बैलेंस मेंटेन होता है, लेट्स हैव अ लुक. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 31. क्विकली ओपन इट. I hope everybody has opened it. Balance in ecosystem. Sustainability and balance in an ecosystem depend upon the interactions among biotic, abiotic and biotic components as well as plant and animal interaction. The former ensures the availability of basic life necessities such as water, carbon dioxide, oxygen, nutrients, etc. The later type of interaction maintain the availability of nutrients and keep energy from the sun in flow. Any disturbance even in a single factor disturbs the whole balance. So my dear students, एक ecosystem के balance के लिए तमाम interactions जो हैं वो fruitful होती हैं उसके balance के लिए. जैसे कि हमने सबसे पहले interaction पढ़ी थी biotic और abiotic factors के दरम्यान में, and today we studied about the interaction between the biotic factors यानी कि plants और animals के हमने interactions पढ़ी थी and what are their types, how they are fruitful. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये इकोसिस्टम के अंदर चीज़ों को मेंटेन रखती हैं और अगर कोई एक भी फैक्टर जो है जिसको आप मिस करेंगे तो इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो टू मेंटेन द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम ऑल द थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेदर दे आर नॉन लिविंग और लिविंग.
Now it's time for an activity. For activity, teacher will divide the class into 3 groups and show them 2 pictures of each plant-animal interaction and ask them to find out interactions. When they find, ask the questions. ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, टीचर्स आपने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ए, बी एंड सी. पिक्चर्स मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगी एंड स्टूडेंट्स विल फाइंड आउट द इंटरैक्शंस. ग्रुप ए, बी, सी करके मैं सबको कॉल करूंगी एंड देन यू हैव टू टेल द इंटरैक्शंस. उसके बाद टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Who is benefited and who is not in certain relation? Who is harmed and who is unaffected? What type of benefit an organism get by a certain interaction? So my dear students, first for group A, only group A students will look at the picture. बाकी सब जो है वो देखें, इसको दिमाग में सोचें, लेकिन only group A students will answer the questions. So सबसे पहले है sucker and fish and shark. So ये कौन सा type of interaction है? Quickly think and tell me. Very good. This is commensalism. So इसमें किस एनिमल को बेनिफिट हो रहा है और किस एनिमल को बेनिफिट नहीं हो रहा? Yes, the sucker fish is get benefited whereas the shark does not get any benefit. तो इसको कोई हार्म हो रहा है? नहीं. It remains unaffected. That is why it is commensalism. Second, insect pollinate flowers and get flowers nectar. तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा टाइप ऑफ इंटरेक्शन है? Very good. This is mutualism. So who is getting benefit here? Plant and insect both are getting benefits. किस टाइप का बेनिफिट हो रहा है इनको? The insect gets the nectar from the flower, whereas the insect will drop the plant's pollen from one place to another, so it will be helpful in the pollination. So this is how it is mutualism. Both the members are benefited in this situation. Now is the turn of group B. Only group B students will look at the pictures and they will answer, whereas other groups will remain silent. So first part is there is a bull that you can see and a bird is sitting on it. This type of interaction is commensalism. Very good. In this कौन किसको benefit हो रहा है यहाँ? Yes, the bird gets the benefit. Very good. If you will see, this is also mutualism. मैं आपको explain करती हूँ ये कैसे mutualism है. एक bull जो होता है उसके ऊपर जब birds आकर बैठते हैं तो अक्सर जो animals होते हैं उनके ऊपर very small insects होते हैं जो कि उनको sting करते हैं या तंग करते हैं, itch करते हैं उनको, तो they eat from those insects, or whereas he will transport it from one place to another. So both gets the benefit and this is also mutualism. और अगर आप इसको एक perspective से देखें तो ये commensalism भी है. Second picture is the elephants which are moving in the grass. So there are different insects also there. So which type of interaction is this? Very good. This is antagonism. Why this is antagonism? Because the small insects, they get under this ये स्टेप कर देते हैं एंड जो एलिफेंट्स हैं उनके ऊपर स्टेप करते हैं तो दे गेट हार्म, उनको जो है वो नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से जो है ओनली वन एनिमल इज बेनिफिटेड हेयर व्हिच इज एलिफेंट्स व्हिच take the benefit from by eating the grass. So this is antagonism. Very good. Next is for group C. Here you can see the plant provides food and shelter to the ants and the ants defend the plant against browsing animals. So which type of interaction is this? Very good. This is mutualism because both the animal and plants are benefited. Second, strong animals preying on weaker animals. So which type of interaction is this? Between two animals hai ye. This is antagonism, obviously, because the stronger animal like hyena or cheetahs, they get the benefit, they eat the animal, whereas the weaker animal is harmed, usko khana nahi milega. So this is an antagonism. So my dear students, this is it for group C. Now we will move forward towards the practice. For practice, my dear students, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, आपको करना क्या है? Write down your name and your roll number here, and there are some pictures given here. Observe the given relationship between plant and flea beetle. Comment whether the relationship is fruitful or for the ecosystem or it make it imbalanced. So my dear student, there is a flea beetle which is feeding on the plant and making holes in the leaf. And what is this?
Antagonism. So will it be helpful for the ecosystem? No, because only one animal is getting the benefit while the other is harmed. Very good. Describe the role of given interaction to make an ecosystem balanced. So here you can see a honeybee is sitting on the top of a flower and sucking the nectar. So which type of interaction is this? Mutualism it is, and how it is a balanced, how it will balance the ecosystem, because both the organisms are benefited here. So that is how you will complete the worksheet, submit it to your teacher, and we will move forward towards your homework. Quickly note down your homework. Question number 3 from section C is your homework. Describe the role of plant, animal, and biotic and abiotic interactions in the balanced ecosystem. We have already done biotic and abiotic interaction. Today you will describe the role of plant and animal interaction in an balanced ecosystem. Do it in detail. तीनों जो interactions हैं आप उनको detail में लिखेंगे. Also give examples for this. You will do it in your homework. You can also take help from your book. And what have we learned today? Today we discussed about any relationship between plant and animal is termed as plant-animal interaction. In commensalism, one member gets benefit and the other remains unaffected. In antagonism, one member gets the benefit and the other is harmed. In mutualism, both members get the benefit. So these are the 3 types of interaction between the animals or plants and plants, or animals and animals. So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture. In the next lecture, we will discuss about the food chain, predator and prey relationship. So until then, stay tuned, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.